इंतहाई अहम बीमारी के हवाले से बात करने लगे हैं जो कि अमूमन बच्चों में पाई जाती है और कहा यह जाता है कि अगर 2 माह तक पैदाइश के ये मालूम ना हो कि बच्चों के साथ मामला क्या है तो ये बीमारी उनके लिए मजीद और ज़्यादा संगीन हो जाती है। ऑटिज़म डिसऑर्डर एक ऐसी दिमागी हालत का नाम है कि जिसके असरात ताउम्र बरकरार रहते हैं और फिर अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि ऑटिस्टिक अफराद में दुनिया को देखने, इर्द गिर्द का माहौल समझने, लोगों से घुलने मिलने और बातचीत करने की जो सलाहियतें हैं वो बेहद मुतासिर होती हैं या फिर ये कह लीजिए कि उनका सिरे से फुकदान पाया जाता है। स्पेक्ट्रम से मुराद हर ऑटिस्टिक बच्चे में अलामात और उनकी नौयत का मुख्तलिफ होना है, जबकि दिमाग पर ऑटिज्म के असर अंदाज होने की शिद्दत जो कि कम या ज़्यादा या बहुत हो सकती है और फिर ऑटिस्टिक बच्चे ऑटिज्म के साथ दीगर तिबी मसाइल के शिकार भी हो सकते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं ऑटिज्म स्पेशलिस्ट फायजा भवानी साहिबा। फायजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो नाजरीन की आसानी के लिए ये बताएं कि ऑटिज्म बीमारी असल में क्या है और ये बीमारी बच्चों में किन वजूहात की बिना पर जाहिर हो सकती है? थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ये, मैं इसको एक बीमारी नहीं बोलूँगी, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों के जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंटली वायर्ड होते हैं, तो इसलिए वो डिफरेंट तरह से फंक्शन करते हैं जैसे कि कंपेयर टू नॉर्मल किड्स। जैसे कि ये बच्चे आप देखेंगे सोशल स्किल्स बहुत वीक होती हैं, वो खुद जाके इनिशिएट नहीं कर पाते, काफ़ी ऑटिस्टिक बच्चे कम्युनिकेट सही से नहीं कर सकते, वो रिपीटेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं, स्विचेस को ऑन एंड ऑफ करना, कोई चीज़ फैन को देखते रहना, चीज़ों को लाइन अप करना, तो उनकी जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सी वो डिफरेंटली करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल किड्स। बट ये एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक डिसऑर्डर है जो कुछ बच्चों में होता है। और अच्छा, लेकिन मुझे ये भी बताएगा कि जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे होते हैं क्या इनको कोई दीगर बीमारियां भी हो सकती हैं? ऑटिज्म के साथ साथ बहुत सारे अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जैसे कि ADHD होता है, तो उसके अंदर ये होता है कि हमें ना रेड फ्लैग्स देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है और आपको चीज़ें नोटिस कर रही हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये उस तरह से मैं नहीं देख रही जो मे बी दूसरे बच्चे जिस तरह बिहेव कर रहे हैं या मैं जो आस पास में व्हाट आई सी अराउंड मी, तो आप ये चीज़ें नोटिस करें और फिर आप देखेंगे ठीक है ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे इसमें हेल्प की नीड है। तो उसकी जो आप चीज़ें देख सकते हैं वो ये हैं जैसे कि बच्चा आपका अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप उनको बुला रही हैं बट बच्चा आपकी तरफ नहीं देख रहा है, एक ये बहुत बड़ी साइन होती है। दूसरी साइन ये होती है कि वो बच्चा आप देखने की हाइपर एक्टिविटी कुछ ज़्यादा है, सिर्फ भागना, आप कंप्लायंस नहीं है, फॉलोइंग डायरेक्शंस नहीं है। तीसरा ये है कि वो अपने ही सेंसरी चीज़ें कर रहे हैं या तो फिर वो कोई चीज़ को बस ऊपर देखे जा रहे हैं, कोई रिपीटेटिव चीज़ें करते जा रहे हैं, स्पेन को ऊपर देख रहे हैं एक अपने कॉर्नर ऑफ द आई से, तो वो रिपीटेटिव चीज़ें करते जा रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ें अगर साइंस नोटिस करेंगे ना बच्चों में, तो जितना आप अर्लियर यू स्टार्ट, आप जितना ये सब चीज़ नोटिस करके देखेंगे ठीक है अब मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा इंस्टेड कि हाँ ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम दूसरा बच्चा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा सीख लेगा। लेकिन ऑटिज्म में मुब्तला जो बच्चे हैं क्या उनको फिर वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना मुमकिन है और जो उनका तरीका इलाज है वो क्या है? ये भी एक सवाल है कि हमारा फोकस ये होता है इन बच्चों के साथ कि हम उनको इंडिपेंडेंट कर सकें और इनको जो हमारी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट बना सकें। तो उसके लिए थेरेपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमारा जो सेंटर है यू मैटर, उसके अंदर भी हम ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि बिहेवियर थेरेपी होगी, स्पीच थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी, तो डिपेंड करता है बच्चा किस स्पेक्ट्रम पे, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो बच्चा या तो फिर बहुत सिवियर केस है लो, या तो फिर वो हाई फंक्शनिंग है, जैसे कि हाई फंक्शनिंग जो हम आजकल के लोगों को देखते हैं, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म जो माइल्ड आते हैं जो इतना सिवियर नहीं होता, तो उसमें होता है कि आप हमें देखना होता है कहाँ पे बच्चा लाई करता है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो उसी ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि कितने टाइम में हम देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर ये इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अगर बच्चा एक वर्ड बोल रहा है तो हमारा गोल है कि नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में हम बच्चे को कितने वर्ड सिखा देंगे। तो हर बच्चे की इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा गोल होता है कि वो बच्चा सोसाइटी का पार्ट बन सके, कम्युनिकेट कर सके सोशली, वो बच्चा सोशल स्किल सीख सके, वो बच्चा अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। और उनका तरीका अलग होगा बट उनकी जो स्ट्रेंथ्स होती है ना हमें वो देखनी। अच्छा, लेकिन हमने बहुत दफ़ा ये महसूस किया है और ख़ुद भी एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कि जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं बाज़ वक़्त वो या तो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, बड़े मुख्तलिफ भी होते हैं, क्योंकि हमने हॉलीवुड और बॉलीवुड में इस तरह की बेशतर मूवीज़ भी देखी हैं जिससे ये जाहिर होता है कि उनका मकसद ये है कि बच्चे को समझा जाए। लेकिन कुछ हमने शायद ये भी महसूस किया है कि जो इनके फेस फीचर्स होते हैं वो भी थोड़े डिफरेंट होते हैं।
अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप ऑटिस्टिक बच्चों को देख के नहीं पता चल सकता कि उनको ऑटिज्म है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, तो डाउन सिंड्रोम बच्चों में आप उनको देखेंगे उनके अंदर एक वो जेनेटिक कंडीशन है, उनका एक क्रोमोसोम डिफरेंट होता है, तो आपको पता चल जाता है कि वो डाउन सिंड्रोम बच्चा है। लेकिन ऑटिज्म बच्चों में उनको नहीं देख के पता चलता, क्योंकि वो जैसे कि आपने हॉलीवुड की बात की, जैसे कि ये बिल गेट्स है, ये आइंस्टाइन है, इन सबको ऑटिज्म था, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। लेकिन ये कि उनकी अलग स्ट्रेंथ थी जो उन लोगों ने फाइंड आउट की कि हाँ हम इस चीज़ में अच्छे हैं। तो मैं आजकल हमारी जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स को मैं यही कहूँगी कि अगर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है जिसको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो इंस्टेड ऑफ कि हम उस प्रॉब्लम को फोकस करें, आप फोकस करें कि किस तरह हम अपनी सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं कि वो उन बच्चों के साथ मिल के उनको हम एक डाइवर्स पॉपुलेशन बना सकें कि वो स्कूल में एडजस्ट कर सकें। बिकॉज आजकल स्कूल में भी इसीलिए एडमिशन नहीं देते हैं कि नहीं वो बच्चा अलग है, वो एडजस्ट कैसे करेगा। बट अगर हम सब बच्चे एक साथ कोशिश करें कि अगर वो हमसे सोशली इनिशिएट नहीं कर पा रहा। तो फजल साहबा, ऑटिज्म के इलाज के लिए फिर कौन से तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं, उनके बारे में बताएं। जैसे कि जितना मैं पेरेंट्स को कहती हूँ, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। आप जैसे कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं बच्चा 18 मंथ्स का है, डायग्नोसिस यूजुअली 2.5-3 इयर्स में हो जाती है, लेकिन अगर आप उससे पहले नोटिस कर रही हैं कि बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ कि मेरे दूसरे बच्चों में नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप फ़ौरन ही किसी या बिहेवियर एनालिस्ट को दिखाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं और आप सर्विसेज स्टार्ट करें, ट्रीटमेंट शुरू करें। उनके लिए ABA थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, स्पीच थेरेपी अगर वो स्पीच डिले हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर उनकी सेंसरी नीड्स हैं। तो जितना जल्दी वो थेरेपीज़ पे आएंगे उतना ही जल्दी आपको डिफरेंस दिखेगा। बिकॉज उनकी सिर्फ अगर आप उनको स्कूल में भेजेंगे तो वो स्कूल में जाके अगर वो अपनी नीड्स नहीं बता सकते कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पानी पीना है, तो बच्चा तो एक कोने पे रहेगा ना। तो अगर आप उनको 1-on-1 नहीं सिखाएंगे एक थेरेपिस्ट के साथ, तो वो बच्चा अपनी नीड्स नहीं समझ सकेगा। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है, स्कूल आपका राइट वे आपका सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपीज़ के लिए जाना चाहिए, 1-on-1 थेरेपीज़ लें आप फॉर गुड सम टाइम। और फिर आपको अगर आपका बिहेवियर एनालिस्ट या कोई भी आपका जो ट्रेनर है वो आपको बोले हाँ आपका बच्चा अब रेडी है, हमने इतनी ट्रीटमेंट पे काम कर लिया है, तो फिर हम स्कूल से, जैसे कि हम यू मैटर में हम स्कूल से भी कोलैबोरेट करते हैं, मैं खुद कोलैबोरेट करती हूँ। और अगर मेरा कोई भी क्लाइंट रेडी होता है, मैं उनको खुद कहती हूँ कि हमने बच्चे को ये सब चीज़ सिखा दी है, अब वो आपकी क्लास में आराम स्कूल। तो ये कह लीजिए ना कि फतेह साहब की सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों की पहली जो दरस होती है वो तो उनकी अपने घर से होती है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।